पिछली बार नॉर्मल एंड नॉर्मल हार्ट और ट्रैकीकार्डिया कंडीशन में कंप्लीट हो चुका था। आज से शुरू हो रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, जिसे कैट कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कैट, रेड रेड ब्लड सेल्स, प्लग्स, देख सकते हैं यहाँ पे प्लग में कॉज जो है वो HDL के कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से और LDL लेवल्स बढ़ने की वजह से यहाँ पे प्लग्स डेवलप होता है। ये डिस्कस जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो चुकी है। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्लाइड दिखाई नहीं दे रहा है भाई साहब। स्लाइड दिखाई नहीं दे रहा है। एक नहीं है मिनट, सर जी। एक मिनट, शायद कहीं से। ओ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कैट, रेड ब्लड सेल्स, जैसे कि आर्टरीज के अंदर हम देख रहे हैं, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लॉक्स डेवलप कर रहा है आर्टेरियल वॉल के अंदर। ये आर्टेरियल वॉल में प्लॉक्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है। नैरोड कोरोनरी आर्टरीज, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं शेडोज़ के अंदर दिखाया गया है किस तरीके से ये डेवलप हो रही है। और हार्ट, तो ये जो प्लग्स का है डिस्कस हो गया है। लेकिन एक यहाँ पर जो है एक शॉर्ट फॉर्म में समझ लें कि HD लेवल जो होता है, HD कोलेस्ट्रॉल, HDL, ये LDLs को रिमूव करता रहता है, क्लीन अप करता रहता है आर्टरीज के अंदर, बॉडी के अंदर से रिमूव करता रहता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ VLDLs की वजह से LDL डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, और जिसकी वजह से कुछ वॉक सेल्स हैं और कुछ फैट्स हैं, कैल्शियम्स हैं, मिल करके ये प्लैक्स डेवलप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसके स्टडीज़ के बारे में जानेंगे। नॉर्मल EKG यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन में दिखाई गई है, और ये ट्रैकीकार्डिया EKG। ट्रैकीकार्डिया में इनकी स्पीड वैल्यू और रिदम, किस तरीके से मूवमेंट्स हो रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं। साइनस टेकिकार्डिया, साइनस टेकिकार्डिया के अंदर ये आप ECG देख सकते हैं। ओरिजिनेट इन SA नोड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हार्ट रेट 100 to 150 BP पर मिनट। ओके, समटाइम्स स्लाइटली फास्टर, कभी कभी थोड़ा सा तेज़ हो सकता है। रिदम रेगुलर होगा, मतलब कार्य जो हैं जो वो रेगुलर चलते रहेंगे। P वेव सिमिलर देख सकते हैं। समटाइम्स टू टॉल एंड पिकेड, समटाइम्स P वेव और पार्टली हिडन, नहीं दिखेंगे, छिपे होंगे। नॉर्मल PRI एंड QRS दिखते रहेंगे। ये ऐसे नोट्स क्या है और P वेव्स क्या है, आगे ये देख सकते हैं यहाँ पे। साइनस ट्रैकेकार्डिया, रिदम, रेट, P वेव्स पार्टली हिडन, PRI एडेंटरमिनेट, और QRS जो है 0.8 सेकेंड नॉर्मल। साइनस ट्रैकेकार्डिया class with the most sinus trachycardias, you see very visible P waves,
दिस इज साइनस टैकिकार्डिया बिलो हैज़ पार्टली हिडन पी वे। यहाँ क्या है, पी वे यहाँ पे दिख रही है, ये यहाँ पे हिडन हो रही है, ये यहाँ पे है। ये क्या है, पी वे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में टैकिकार्डिया के पेशेंट्स की नॉर्मल कंडीशन दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये पी वेव है और ये पी वेव यहाँ पे एब्सेंट हो रही है, पार्टली हिडन पी वेव्स। ओके, ये ग्रीन कलर से एरो दिखाया गया है, कंटिन्यू ये पी वेव एब्सेंट हो रही है। ओके, आर्टीरियल ट्रेकिकार्डिया साइन आर्टीरियल फोसी फॉर्जिन रैपिडली। पी वेव हिडन इन टी वेव, पी वेव कहाँ होती है, हिडन टी वेव से। रेट 140 to 250 बेबी पर मिनट। पी आर आई नोट मिजरेबल indeterminate rhythm is irregular, usually QRs normal, may proximally suddenly onsets. Accessories mediated supraventricular tachycardia, ये यहाँ पे देख रहे हैं पी वेव टोटल साइलेंस है। रेट आर्टेरियल कितना है, ये एसेसरी मेडिटेड सुपरवेंट्रिकल टैकिकार्डिया के अंदर क्या है, और रेट क्या हो रहा है, आर्टेरियल रेट 120 to 150 पर मिनट। QRS कॉम्प्लेक्स नॉर्मल एंड नैरो, रिदम रेगुलर, पी वेव seldom seen due to rapid rate because P wave hidden, continue hidden हो रही है in प्री-सेंडिंग टी वेव। और प्री-सेंडिंग जब टी वेव दे रही है उसके बाद पी वेव साइलेंट हाइडन हो जा रही है। क्या है, मेडिएटेड सुपर वेंट्रिकल टैकिकार्डिया। रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, आर वेव द इनिशियल पॉजिटिव deflections, P wave represent arterial depolarization, T wave T wave के बाद P wave आती है और P wave के नीचे Q wave होती है। Receptors ventricular repolarization, Q wave the first downward wave of the QRS complex, the Q wave is often absent, यहाँ पे absent. S wave the negative deflection following the R wave, R wave के फौरन नीचे आ रही है S wave the negative deflection following the R wave, R waves के। ओके, PR interval distance between R waves, PP interval distance between P waves, R P and P। यहाँ पे क्या वैल्यू है, एस टी सिगमेंट टी, एस और टी किस वजह से हो रहा है, J60 पॉइंट मेजरमेंट ऑफ एस टी सिगमेंट। डिप्रेशन इन एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्टिंग। डिप्रेशन के लिए हम क्या देंगे, डिप्रेशन के लिए यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, किसी को भी डिप्रेशन है, A1 F1 नर्वस सिस्टम की मेडिसिन F1 A1, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन। डिप्रेशन की कंडीशन में हमेशा स्लो बीपी होता है। इंसान कहता है कि जैसे कि तबीयत बैठ गई है, कुछ करने की तबीयत नहीं हो रही, किसी भी बात को सुनता है, एट ए टाइम फ़ौरन आदमी एक जैसे कहते हैं पसीना छूटना और ठंडा पसीना आ जाता है, स्वेटिंग होती है, और कहता है अब क्या होगा, सब कुछ तो ख़त्म हो गया, होपलेस हो जाता है। तो डिप्रेशन की पोजीशन में पेशेंट एकदम होपलेस हो जाता है, उठना उसे बल्कि फेंट आना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन हाइपरटेंशन के अंदर जो होता है,
पेशेंट घबरा के भागना शुरू कर देता है, उठना शुरू करता है और चिल्लाना शुरू करता है। और ऐसी कंडीशन में हाइपरटेंशन में लोगों को मारना भी शुरू कर देता है। लेकिन डिप्रेशन की पोजीशन में वो साइलेंट हो जाता है। तो जब साइलेंट हो तो मेटाबॉलिक जो रेमेडीज़ हमारे वहाँ आर्टीरियल वो A1 आई, इसमें क्या होता है, बीपी लो की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, डाउनवर्ड वर्ड की तरफ होगा। तो यहाँ पर हम A1 का यूज़ करेंगे, F1 का यूज़ करेंगे, S1 का यूज़ करेंगे और RE या फिर BE यूज़ करेंगे। RE टेंडेंसी क्या है, इमीडिएटली पल्स रेट को नॉर्मल करती है, इंक्रीज़ करती है। और ये कहते हैं कि दिल बैठा जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और बिल्कुल आपने देखा होगा कई बार लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं या घरों में कोई हादसा होता है, सडनली एकदम से बैठ जाते हैं ज़मीन पर, पैर फैल जाता है और ज़मीन पर लेट जाते हैं, या फिर कोई पीछे से सपोर्ट दे देता है तो हाथ भी बिल्कुल लूज़, पैर भी बिल्कुल लूज़, और बिल्कुल लगता है फेंट की कंडीशन में होते हैं और हाथ पैर पटकते हैं और अपने आप को हेल्पलेस महसूस करना शुरू करते हैं डिप्रेशन की पोजीशन में। और ये पोजीशन अगर ज़्यादा डेवलप हो जाती है तो सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। डिप्रेशन वाले ही सुसाइड करते हैं। और सुसाइड ये वैसा सुसाइड है जैसे कि अब कुछ नहीं होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ, ऐसे कंडीशन में वो सुसाइड करते हैं। हाइपरटेंशन वाला गुस्से के अंदर, हाइपरटेंशन एंग्री होगा, किसी को मार देगा, कुछ भी हाथ में आएगा मार देगा। तो ऐसी कंडीशन में वो हाइपरटेंशन होगा। यहाँ पे डिप्रेशन शो कर रहा है, QRS ड्यूरेशंस। यहाँ पे ये पॉइंट जो है मेजरमेंट ऑफ ST सेगमेंट एलिमिनेशन एंड ST सेगमेंट डिप्रेशन इन मोस्ट इंस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या मेडिसिन देंगे जब ऐसी बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन है, तो RE ज़रूर देंगे क्योंकि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कार्डियक मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। नर्वस सिस्टम जो कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को वीक कर रहा है हार्ट के लिए, और वो प्रोड्यूस करेगा यहाँ से। और कार्डियक मसल्स का जो मूवमेंट्स है वो नॉर्मल करेगा। और ऐसे में अगर हार्ट में ट्विचिंग जैसा महसूस हो, हार्ट पकड़ना शुरू कर दे, डिप्रेशन में तो एस्मन आ गया, लेकिन अगर हार्ट पर जैसे कहते हैं हार्ट बैठ गया है और सीने को दबा रहा हो और सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में कार्डियक जो इन सेल्स के अंदर फिजियोलॉजिकल जो मैनेजमेंट है, और ख़ास करके कैल्शियम चैनल्स का जो मैनेजमेंट है वो S5 के पास है। तो इसके अंदर हम S1 की जगह पे S5 कर देंगे। ओके, क्योंकि S5 इंट्रा सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन कर रहे हैं। जो ब्लॉक हो रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो रहा है इस वक्त, एकदम से लॉक कर जा रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो ये कैल्शियम चैनल्स को रिलीज़ करेगी, कार्डियक मसल्स के मोमेंट्स को मेंटेन करेगी। लेकिन साथ में इस C5 भी ऐड कर देंगे। C5 क्या होगा, इसमें जो कंस्ट्रक्ट होकर के और लॉक की पोजीशन में सेल्स हो रहे हैं और टिश्यूज़, इसमें टिश्यूज़ के अंदर राइगर आ रहा है, तो S5 C5 A1 F1 मिल करके इस पोजीशन से बाहर निकालेगा और पेशेंट 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ जाएगा। ये अभी 3 to 4 डेज़ बिफोर एक शायद पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था, किसी को बताया था, एक हादसा हुआ। पेशेंट आए, इलेक्ट्रिक्स कुछ काम करता था और सुबह नाश्ता करके और लंच ले करके गया, सामने का लड़का था और कुछ मिल के अंदर काम कर रहा था। पावर जो करंट था, वो इलेक्ट्रिसिटी वो बंद थी, लोगों को जो लोगों ने बताया, लेकिन वो सडनली गिरा और एक्सपायर कर गया।
उसका तो नहीं मालूम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या रीज़न क्या था, लेकिन उसका इफ़ेक्ट सामने रहने वाली एक लेडीज़ पे बहुत बुरा हुआ, जिसे लोग उठाकर हमारी क्लिनिक में लेके आए। इस कंडीशन में वो बिल्कुल आते ही उसे लेकर आए, जैसे रिक्शे से उतारा, ऑटो से, वो क्लिनिक के अंदर बिल्कुल लेट सी गई और उसे लोग पकड़े रहे। बीपी हमें उस वक्त 80 और 60 मिल रहा था, और बार बार अपने हार्ट सीने को दबा रही थी और कह रही थी यहाँ कुछ हो रहा है मुझे, और सांस लेने में ब्रीथलेसनेस थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी पेशेंट्स को। और मस मस जो हमने जब बीपी चेक करने की कोशिश की तो हाई जो हैंड थे वो वाइब्रेट कर रहे थे, पैर भी वाइब्रेट कर रहे थे, कह रहे थे। पेशेंट्स का कहना था कि अभी जैसे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा, और आंख से टीयर्स बार बार निकल रहे थे और लंबी लंबी सांस ले रही थी। तो ऐसी कंडीशन में हमने यहाँ पर उसको S5, C5, A1, F1 और RE ओरल दिया बीपी चेक करने के बाद। मुश्किल से 2 मिनट्स भी नहीं हुआ होगा, पेशेंट्स को हमने देखा रिलैक्स होकर के बैठते हुए। तो उससे हमने पूछा कि क्या पोजीशन है, तो कहते हैं कि 50% मुझे आराम महसूस हो रहा है। फिर हमने इसी मेडिसिन को मिक्सचर बना दिया, और मिक्सचर बना के उसको जब लेकर बाहर आए देने के लिए, क्योंकि हम किसी कंपाउंडर वगैरह से मेडिसिन का फार्मूला पहले बनवाते थे, तो जितना भी हम बेहतर रिज़ल्ट देते थे। और कई बार हमने नए ट्रेनर्स, जैसे कि इलेक्ट्रो में लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और ऐसी पोजीशन पे हमने केस देखा, जैसे कि हम गोरखपुर के रहने वाले थे, तो सूरत आ गए कुछ दिनों के लिए। तो अपने सारे केसेस को एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर्स को दे के आए, और रजिस्टर भी था, सब कुछ था, लेकिन वो सारे केस मतलब एग्रीवेट कर गए, और मतलब उनमें नुकसान हो गया। मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। यहाँ पे भी 2 एक बार हमने कोशिश की कंपाउंडर से बनवाने की, लेकिन ये मेडिसिन का जो फार्मूला है, वो जब ड्रॉप से हम पुश करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, तो कभी कभी आपके भी हाथ से 5 के बजाय 10 गिर जाती है, और 5 के बजाय 10 जो गिरती है ना, वो बॉडी के फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट को चेंज करती है, क्योंकि वहाँ पे 5 ड्रॉप की ज़रूरत है। पर 5 ml 1 ड्रॉप आप दे रहे हैं। 50 ml पे हमारा जो पैटर्न है प्रैक्टिस का, 50 ml पे 5 ड्रॉप यूज़ करते हैं। तो इस कंडीशन में जब हम किसी से बनवाते हैं, तो वो क्या करता है कि जल्दी में होने की वजह से वो सीधे ड्रॉपर्स को दवा पुश कर देता है, जिससे वो बजाय वो 5 ड्रॉप गिरने को 10 to 20 ड्रॉप तक चली जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप जो उम्मीद करते हैं मेडिसिन से, वो आपको बराबर रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसलिए हमने ये मिक्सचर बनाया, और पेशेंट्स के पास जब आए तो पेशेंट्स को देखा कि बिल्कुल रिलैक्स हो गए, और ये जो है फिर हमने मेडिसिन उसको दे दी। कल वो पेशेंट आया, कहा कि अब तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कार्डियक ट्विचिंग हो रही थी, जिसमें थोड़ा सा इसे डोज को और बढ़ाया। डिप्रेशन से तो बाहर आ गए, लेकिन स्कैपुला में पेन हो रहा था और चेस्ट में, और कल की भी पोजीशन बीपी कम थी। तो मेडिसिन ख़त्म हो गई थी और रिलैक्स हो गई थी, मेडिसिन बंद कर दिया था उसने। फिर कल से हमने कंटिन्यू किया। इस पेशेंट को बर्निंग भी थी स्टमक चेस्ट में, तो उसके लिए हमने S6 C5, यहाँ पर A1 अगर हम दे रहे हैं तो दूसरी जगह पे हम A3 देंगे। और एट ए टाइम हम जब मेडिसिन बनाते हैं, ये तो हमने फर्स्ट डे का दिया था, लेकिन जब हमने कल मेडिसिन दी तो A1 की जगह पे हमने A3 यूज़ कर लिया। A1 को यूज़ किया हमने S6 C5 प्लस A1 और G के साथ। ये उसे हाइपर एसिडिटी का भी हमेशा शिकायत रहती है, और कई बार इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशन पूरा कार्डियक आती है। तो यहाँ पर हमने उसको फिर S6 C5 A1 और G दिया, और इसे 1 घंटे के इंटरवल पे देने के लिए कहा। क्योंकि जब हम 2 अलग ग्रुप की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, पेशेंट को देते हैं, तो एट ए टाइम दोनों को एक साथ नहीं देना है। कम से कम
आधे घंटे का फ़र्क करना है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी आर ई और जी, एक निगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है। एक मोटर नर्व पे काम कर रही है तो एक सेलुलर लेवल पे काम कर रही है। एक ब्लड सर्कुलेशन फास्ट कर रही है तो एक ब्लड सर्कुलेशन को स्लो कर रही है, कंजेशन को दूर कर रही है। तो इस तरीके से दोनों एट ए टाइम हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते। या हमने S5 दे दिया है तो उसके साथ S6 नहीं दे सकते। C5 अगर हमने दे दिया है तो C5 एट ए टाइम अगर हम साथ में देंगे तो इससे C5 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। अगर आप C5 दोनों जगह देना चाहते हैं तो 2.5 ड्रॉप मीन्स 3 ड्रॉप्स किसी एक में कर दें और 2 ड्रॉप एक में कर दें, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं मेडिसिन को, दो अलग साथ साथ में अगर दो जगह पे यूज़ करना होता है। यहाँ पर S6 के साथ जो एसिडिटी के लिए यहाँ पे यूज़ की गई, वो एसिडिटी जब प्रोड्यूस होती है तो इंटरनल जो स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl के प्रोड्यूस होने की वजह से वहाँ पर बर्निंग होती है और सेल्स बर्न होते हैं, जल जाते हैं। जो एसिड एसिड कहीं भी पड़ेगा जलन होगी, सेल्स डैमेज होंगे, तो उन सेल्स को रिपेयर करने के लिए हम C5 का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि हाइपर है और A1 यहाँ पर उससे वहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो रही है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो रही है, कंजेशन हो रहा, ऑब्स्ट्रक्शंस है, तो इस कंडीशन A1 जो है वहाँ पे इन सारे न्यूट्रिशंस की सप्लाई प्रोड्यूस कराएगा और एंटी इन्फ्लामेटरी काम करेगा। तो ये सारे मिल करके एसिडिटी का यहाँ पे क्योर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रीटमेंट्स होता है। यहाँ आ जाते हैं फिर अपने पॉइंट्स पे। तो ये डिप्रेशंस का ट्रीटमेंट इस तरीके से हम दे सकते हैं। और क्यूटिव ड्यूरेशन, करेक्ट क्यूटिव ड्यूरेशन 0 to 45 पर सेकेंड। करेक्ट क्यूटिव ड्यूरेशन 0 to 47 सेकेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आर के बीच में कितना इंटरवल्स हो रहा है। ये टाइमिंग आप यहाँ पे जो दिया जा रहा। फिर क्या है, पी इंटरवल, पी के बीच में पी का इंटरवल कितना है, पी वेव ड्यूरेशन, पी आर सिगमेंट, पी और आर के बीच में सिगमेंट्स कितना बन रहा है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं क्यू और एस के बीच में ड्यूरेशन 0.012 सेकेंड्स हैं। पी आर के इंटरवल में जो है 0.12 है, 0 to 20 सेकेंड्स हैं। पी वेव ड्यूरेशंस यहाँ पे यही चीज़ सेम आगे जाकर क्या बन रही है, इस पे डिपेंड करता है उसके कार्डियक मूवमेंट्स पे। दे रेफर्स लेवल्स फॉर मेजरिंग ST segment. Deviations, depressions or elevation is not the TP interval. क्या है, डिप्रेशन और एलिवेशन इज नॉट द TP इंटरवल। इसमें इंटरवल नहीं होगा TP के अंदर। ये क्या है, U शेप में आ जाएगा। द करेक्ट रेफरेंस लेवल इज द PR segment. This level is also called baseline levels, isoelectrical levels. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, R, QS और T वेव। यहाँ पे P वेव का जो है ड्यूरेशन 12 सेकंड्स है, PR सेगमेंट्स का 0.12 है, PR इंटरवल 0.12, 0.2। फिर QRS के बीच में जो है, QRS के बीच के अंदर QR और S के बीच में जो ड्यूरेशन आ रहा है 0.3 to 0.4 सेकंड है। फिर ST सेगमेंट, S और T के बीच में जो सेगमेंट्स है 0.08 सेकंड्स का आ रहा है। ECG सिग्नल्स क्या, फर्स्ट रिप्रोसेसिंग QRS कॉम्प्लेक्स डिटेक्शंस और P ऑन डिटेक्शंस, QRS ऑन डिटेक्शंस। यहाँ पे ये सारे चार्ट्स देख सकते हैं। ECG S वेव
negative waves for following R wave. S wave, negative wave form following the R wave. ओके इनके बीच में नेगेटिव पोजीशन जो हार्ट पे डेवलप हो रही है वो शो करता है नॉर्मल ड्यूरेशंस ऑफ क्यू आर एस 0.06 mm to 0.10 mm 10 mm. Not all QRS complex have QR and S. यहाँ पे आप आ जाते हैं ब्राडिकार्डिया। ब्राडिकार्डिया क्या होता है? ये यहाँ पे ब्राडिकार्डिया का जो है सिग्नल्स भी हम देख सकते हैं। ब्राडिकार्डिया इज द कंडीशन typically defined wherein an individual has a resting heart rate of under 60 beats per minute, जिसे BPM beats per minute किसे क्या है 60 beats per minute in adults। क्या है ब्राडिकार्डिया? कंडीशन टिपिकली डिफाइंड वेयर इन इंडिविजुअल हैज़ रेस्टिंग हार्ट के रेस्ट में जो टाइम निकलता है हार्ट रेट ऑफ अंडर 60 बीट्स पर मिनट 60 बीट करता है पर मिनट में ये रेस्ट लेता है इन एडल्ट्स और सम स्टडीज यूज ए हार्ट रेट लेस देन 50 इन एडल्ट्स और सम स्टडीज यूज हार्ट रेट ऑफ लेस देन 50। अब इससे अगर कम हो जाए या इससे बढ़ जाए तो एब नॉर्मल कहा जाएगा। कम हो जाए तो हम फर्स्ट डाइल्यूशन में या फिर हम जो D5 का है मेडिसिन है अगर क्लिनिकली दे रहे हैं तो 5 ड्रॉप्स डायरेक्ट देंगे। 5 ड्रॉप पेशेंट्स को हम बोतल्स में 50 ml में करके देंगे और जब क्लिनिक के अंदर हम उसे पेशेंट्स को चेकअप कर रहे हैं और उस वक्त हमें सिंगल डोज देना है तो उस वक्त हम 5 ड्रॉप डायरेक्ट उसके टंग पे देंगे। 5 ड्रॉप ईच मेडिसिन इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स। तो इससे क्या होगा कई बार ऐसा होता है 30 सेकंड्स के अंदर रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाता है और मिलता ऐसा है कि जैसे कि अब कोई पेशेंट बैठा हुआ है उसे ब्रीथलेसनेस है जैसी आप ये प्रॉब्लम करेंगे ट्विचिंग हो रही है तो जैसे ये डोज उसका जाएगा तो वो धीमे से उसके चेहरे से और उसकी बॉडी एक्टिविटीज़ से पता चलेगा कि नहीं अभी ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है। बेपी ब्राडिकार्डिया typically does not cause symptoms until the rate drops below 50 bpm। जब तक 50 bpm से डाउन नहीं होगा तब तक कोई इसमें रिजल्ट नहीं दिखेगा। साइनस नोड इम्पल्स ये यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है इनके खुलने साइनस नोड्स ओपन होने यहाँ पे जो वॉल्व है खुलने का टाइम एंड बंद होने का जो वर्क पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। इम्पल्स पैसिव्स थ्रो एवी नोड्स और यहाँ पर जो वॉल्व्स है नीचे फ्लो होता है उस पर डिपेंड है। स्टोर जब होता है वेंट्रिकल इम्पल्स और फिर यहाँ पर आ जाता है नॉर्मल हार्ट बीट। अब इसके अंदर सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं पी वेव और आर वेव टी एस वेव यहाँ पे पी वेव आप देख रहे हैं तो ये रेगुलर हर चीज़ दिख रही है। अगर लैप्स हो रही है तो हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्मल ब्राडिकार्डिया और ब्राडिकार्डिया एबनॉर्मल। देखिए डिस्टेंस कितना आ रहा है नॉर्मल में यहाँ पर आप पी वेव को देख सकते हैं किस तरीके से जा रही है। यहाँ पे पी कितना स्लिप डिस्टेंस मिल रहा है और उसके बाद फिर ये टी वेव और वेव मैनेज हो रही है। नॉर्मल हार्ट रिदम नॉर्मल की पोजीशंस और ब्राडिकार्डिया साइनस नोड्स सेंड इम्पल्स टू स्लोली जिसकी वजह से रेस्ट जो मिल रहा है हमारे हार्ट को ये स्लोली है। स्लोली की वजह से ये रेस्ट
जो टाइमिंग है वो टाइमिंग ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे। हार्ट, हेल्दी हार्ट साइन नोड immediately, arterioventricle AV nodes, bundle of His, bradycardia, sinus node send out signal to स्लो। अब जब स्लो हो रहा है तो हमें आरी देनी ही होगी, क्योंकि इससे हमें नॉर्मल पे लाना है। अगर आप समझते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं आरी देंगे तो बीपी हाई हो जाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी, तो बी आर ई की जगह पे आप बी दे सकते हैं। बी कार्डियक में और नॉर्मली मैनेज करती है, जैसे डब्ल्यू ई। हम किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव की जगह पे अगर समझ में नहीं आता है और दोनों को मैनेज करना है एट ए टाइम, तो हमें डब्ल्यू ई देना होता है। और जैसे कि कार्डियक का सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन करना होता है, तो कार्डियक फंक्शन के अंदर सेंट्रल सर्कुलेटरी सिस्टम ए3 के अंदर आता है। रीज़न क्या है? ए3 के अंदर 3 वेव के काम करती है, एक सेंट्रल वर्क करता है ए3, और एक आर्टीरियल आर्टीरियल फ्लो को मेंटेन करता है और वेनस फ्लो को भी मेंटेन करता है। तो मींस राइट एंड लेफ्ट दोनों पे काम करता है एट ए टाइम। तो इसके वजह से ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई, एसेंशियल एलिमेंट सप्लाई, सेल सप्लाई, और प्लस मेटाबॉल आफ्टर मेटाबॉलिक्स ड्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ड्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दोनों एट ए टाइम होता है। अब अगर जो चीज़ न्यूट्रिशंस गई है, जो विटामिन गई, जो मिनरल्स गए हैं और सेल्स के अंदर गए, और जाने के बाद उनका मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू हुआ, सेल ने अपने न्यूट्रिशंस को लिया और अपने वेस्ट को निकाला, तो वेस्ट को निकालने के लिए वो सीधे वेन्स का यूज़ करता है। अगर वेन में किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशंस है तो वो ब्लॉक कर जाएगी, और ब्लॉक करने की वजह से फिर सेल्स के अंदर डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में है कि जो कोलेस्ट्रॉल है लेवल बढ़ रहा है एलडीएल, और जिसकी वजह से प्लॉक डेवलप कर रहा है। प्लॉक क्यों डेवलप कर रहा है? सारे नॉन एसेंशियल चीज़ें जो है मेटाबोलाइज हो गई हैं, जिन्हें बॉडी से वॉश आउट होना चाहिए था, निकलना चाहिए था, और वेन्स जो है रिलीज आफ्टर मेटाबॉलिक प्रोसेस, सेल्स डैमेज सेल्स, और आफ्टर मेटाबॉलिक प्रोसेस न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स जो सेल्स से अननेसेसरी चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही हैं, टॉक्सिन जो प्रोड्यूस हो रही हैं, जो एलडीएल लेवल्स बढ़ रहा है, तो एलडीएल लेवल को जो रिमूव करता है एचडीएल, वो करता है वेनस सिस्टम के जरिए। वेनस सिस्टम अगर ब्लॉक है तो जाहिर सी बात है, अगर वेनस ब्लॉक है तो आरटी में उसका बैक पुश मिलेगा, बैक हो गया। जब बैक होगा तो आर्टेरियल वॉल पे आर्टेरियल वॉल भी मैनेज करती है सेल्स के जरिए, और उस सेल्स के अंदर होने वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस, जब सेल्स न्यूट्रिशंस मिल जाता है, वो वॉल जो है आर्टेरियल वॉल जिस सेल्स की बनी हुई है, उस सेल्स का न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कंप्लीट होने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसका न्यूट्रिशन, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो ये सेल भी को चाहिए अपने आप को ज़िंदा रखने के, अपने आप को मैनेज करने के लिए। तो इस कंडीशन में वो सेल फिर जो अपना जो वेस्ट निकालते हैं, वेस्ट को ड्रेन करना होता है। अगर ये ड्रेन जो होता है वेंस के अंदर होता है, अगर वेंस के अंदर ड्रेन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आर्टेरियल वॉल के ऊपर प्रेशर आता है, और ये अगर फैट है, बबल एयर्स है, जो गैस बॉडी के अंदर बन रही है या सेल्स के अंदर जो गैस बन रही है, अगर वो गैस वहाँ से रिमूव नहीं हो रही है, तो ये बबल एयर मिल करके, कैल्शियम ऑक्सीलेट मिल करके, कैल्शियम मिल करके, प्रोटीन्स मिल करके, और फैट मिल करके, और एलडीएल्स जिसे ड्रेन होना चाहिए था, ये सारी चीज़ों को ड्रेन होना चाहिए था, नहीं ड्रेन हुई, तो क्या हुआ, वॉल के अंदर एक प्रेशर डेवलप करते हैं, फिर कलेक्शंस होता है शुरू। और जब वॉल, ये वॉल्व नहीं, वॉल जो आर्टीरियल वॉल है, उनकी जो आर्टरी की जो है सरफेस है, जो ट्यूब्स है, ट्यूब की अपनी एक वॉल्व होती है, वो वॉल के अंदर फिर कलेक्शन बढ़ जाता है। जैसे कि यहाँ पे अब ये इनकी वॉल्व है, ये वॉल्व है। अब इनके अंदर अगर कलेक्शंस बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से यहाँ तक इस जो गैप को है, गैप को फिल कर देंगे।
और जब गैप फिल हो जाएगा तो यहाँ हार्डनेस पैदा हो जाएगी, यहाँ से ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, इनमें कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में जब कम हो जाएगी तो ये जो प्रेशर्स हैं ये यहाँ पे स्लो हो जाएगा। जब ये स्लो हो जाएगा तो हमारा ब्लड जो ट्रांसफ़र है आर्गन्स को मिलना चाहिए वहाँ पे प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ऐसी कंडीशन में बॉडी में दूर की जगह पे किडनी है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, लंग्स है, ये सारी जगहों पे कहीं पे जिस आर्टरी, जिस वेन्स, जिस सेक्शन में अगर ब्लड ब्लॉकेज पैदा हो रहा है या स्लो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिशंस की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन की अगर सप्लाई बंद होती है तो वहाँ पर पेन डेवलप होती है, प्रेशर डेवलप होता है, प्रेशर में वहाँ पर पेन डेवलप होगी, पेन डेवलप होगी, पेन डेवलप है, क्राई अप द मसल्स क्राई आउट टिश्यूज। बच्चा भूखा होता है तो रोना शुरू कर देता है क्योंकि बोल नहीं सकता, तो माँ उसे मिल्क देती है, फीडिंग कराती है। लेकिन हमारी बॉडी ये एक क्राई अप द मसल्स, एक चिल्ला रही है, एक साइन दे रही है, एक सिम्टम दे रही है, एक आपको अलर्ट कर रही है कि आप अलर्ट हो जाओ, हमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब वो किस तरह की प्रॉब्लम है वो डॉक्टर ही समझ सकता है कि इनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स क्या है, क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम बायोलिटिकल एनर्जी पढ़ रहे हैं, इंट्रासेलुलर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रासेलुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ये करके बता सकते हैं कि इनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या होती है। तो ये जो चीज़ें हैं वो फिर हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने समझा कि इस टाइप से ये चीज़ें डेवलप हुई, क्यों ब्लॉकेज डेवलप हुआ। जब ये ब्लॉकेज डेवलप हुआ तो हमने इस मेडिसिन को देना शुरू किया। क्या मेडिसिन थी यहाँ पर, S5C5A3F1RE। ये क्या है, इसे देने से ये ECG भी नॉर्मल हो रही है, क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन मूव कर रहा है, रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पर S5C5 इन वॉल्स को रिपेयर कर रहे हैं। A3 न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन्स और सेल विटामिन्स जो चाहिए इस आर्टिस्ट को, और वो प्रोड्यूस हो रहा है, मिल रहा है, इसके कार्डियक मसल्स को मिल रहा है। अब ड्रेन होना चाहिए इस चीज़ों को, जो ड्रेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जो ड्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो वो A3 का जो सेकेंड वैल्यू है वेनस सिस्टम को ओपन करता है, वेनस सिस्टम से ड्रेन करवाता है। RE क्योंकि अब यहाँ पे जो स्लो वर्क हो रहा है, यहाँ पे बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंट्रासेलुलर जो पैरालास्टिक मोमेंट्स हैं और नर्व्स पर वर्क करती है, S5RE मिल करके नर्व्स के मूवमेंट्स को मेंटेन करती है। तो इस तरीके से हमारा कार्डियक सिस्टम नॉर्मल हो जाता है, हम ईज़िली जो ऑब्स्ट्रक्शन है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, उसे कंट्रोल कर। इसीलिए जब हम ये सारी मेडिसिन देते हैं क्लिनिकल यूज़ में, तो पेशेंट्स को 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। और फिर ये लोग क्या कहते हैं, ये एक मैजिक है। मैजिक नहीं है ये, हम ये जो स्टडीज़ करें या ना करें, और जो मेडिसिन बना दी गई है हमारे मैटी साहब ने जो बनाया है, इतनी सॉलिड, इतनी इफ़ेक्टिव बनाया है कि पूरे सिस्टम को एट ए टाइम मैनेज करती है, और जिसके वजह से हमें 5 सेकंड टू 5 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलता है। 5 सेकंड टू 5 मिनट क्यों, क्योंकि हमारा जो है नर्वस सिस्टम, हमारा जो बायोलिटिकल एनर्जी जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है उसे बैलेंस करते हैं, और इंट्रासेलुलर एनर्जी को मेंटेन करता है, न्यूक्लियस सिस्टम पे काम करता है, जिसके वजह से हम इमीडिएटली उसका रिजल्ट मिल जाता है। यहाँ पर हमने मैनेज किया है इसके फंक्शन को, न कि मसल्स को। जैसे कि यहाँ पे S5 जो वर्क कर रहा है, B पॉजिटिव वर्क है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, और रिदम्स को नॉर्मल करते हैं। F1 नर्वस सिस्टम केस को मेंटेन करेगा। A3 जो भी हमने एक्सप्लेन किया, आर्टेरियल और वीनस सिस्टम दोनों वर्क करे। S5 इनके इंट्रासेलुलर वर्क कर रहा है। तो इस टाइप की कंडीशन में
कार्डियक किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस है। C5 ग्रुप का मेडिसिन का जो यूज़ होता है, हमें अगर इमीडिएटली किसी केस को स्टडीज़ कर रहे हैं और एट ए टाइम अगर इमरजेंसी आई हुई है, तो वहाँ पे C5 का जो इफ़ेक्ट होता है वो 24 आवर के बाद होता है, जैसे कि आपने स्टडी किया होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जब हमारा एक्सीडेंट होता है, जब हम बॉडी पे हार्ट होता है या कोई से चोट लगती है, ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पहले सेल डैमेज होते हैं। सेल डैमेज होते हैं सेल डैमेज होने की वजह से स्किन रैप्चर होती है, स्क्रैच पड़ती है। तो ये होता है पहले नंबर पे इंट्रासेलुलर फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज डेवलप होती है। तो ये सेल्स एक्यूट केसेस में S5, A3 और F1 और PE से ही मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ 24 आवर क्रॉस कर गए हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप होने लगता है। बैक्टीरिया टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू करते हैं। जब टिश्यूज़ बॉडी के अंदर डैमेज होता है, तब हम टिश्यूज़ रेमेडीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एट ए टाइम जो हमारे सामने दिख रहा है कार्डियक पोजीशन, उसके लिए हमने ये चीज़ को दिया है। हाँ, पेशेंट्स अगर पुराना है, क्रॉनिक है और बार बार उसको कार्डियक पेन होती है, तो यहाँ पे S5 ऐड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमने उसी चीज़ को आज स्लाइड डाला है, तो इस स्लाइड को यहीं से बना के डाला है फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टडीज़ करते हैं। व्हाट आर द वोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर ह्यूमन बॉडीज? ओके, द बॉडीज total voltage from 70 trillions voltage down to more accurate values of 3.5 trillions voltage. 70 trillions voltage down to more accurate value 3.5 trillions voltage near about पैदा होता है बॉडी के अंदर। The calculation is based on the following: the average of members of potential for cell is 70 millivolts or ओके। तो ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, इन्हीं बायो इलेक्ट्रिकल बेस पे ही पूरा ट्रीटमेंट चलता है, इंट्रासेलुलर एनर्जी बेस पे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी के अंदर बनती है, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और क्लोराइड है। ये 5 चीज़ एलिमेंट्स मिलकर के हमारी बॉडी के और बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ है, अब जैसे कि एलोपैथ के अंदर जो है सीधे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिसिन दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज को कम किया जाता है, इनके फंक्शंस को कम किया जाता है, जिससे कि इनकी जो बीटिंग है वो कम हो जाए। जब हाई बीपी हो तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं करते हैं। कैल्शियम चैनल अगर हम ब्लॉक कर दें तो बोन्स को कैल्शियम मिलना बंद हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, थकान लगेगी, फ्रस्ट्रेट होगा और एक्सर्शन महसूस होगा। कार्डियक पेशेंट्स को ऐसा ज़रूर लगता है। वो इसलिए करते हैं कि जो मसल्स के अंदर जो कैल्शियम जाता है उससे इलेक्ट्रिकल फोर्स बढ़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और कैल्शियम कॉज बनाता है ब्लॉक को हार्ड करने का। तो इस कंडीशन में और ओवर फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल फोर्स का, तो कैल्शियम इसीलिए ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कैल्शियम ब्लॉक नहीं करते हैं, कैल्शियम को मैनेज करते हैं। हम कार्डियक सिस्टम में कैल्शियम को मैनेज करते हैं और मैनेज के अकॉर्डिंग हम ब्लॉक करने वाली कोई मेडिसिन नहीं देते, बल्कि मैनेजमेंट वाली देते हैं, सिस्टम को जनरेट करने वाली देती। और हमारा जो S5 देने का जो प्रोसेस होता है, लीवर को अगर ज़रूरत दिखती है, हमारी मेडिसिन इस पैटर्न पे बनाई गई है कि अगर बॉडी को ये लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है तो उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करेगी। अगर नहीं है तो वो बॉडी के अंदर सबसाइड हो जाएगी, उसका कोई एग्रावेशन नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब हम D5 के रेंज में यूज़ करेंगे, पेशेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इक्वल चलेंगे। अगर हमने भूल कर भी डबल डोज दे दिया, पेशेंट क्रॉनिक है जिसे निगेट थोड़ा कम डोज चाहिए था, हमने ज़्यादा डोज दिया, कॉम्प्लिकेशन थोड़े वक्त के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट एक्सपायर नहीं होगा, पेशेंट की डेथ नहीं होगी। आपने थोड़ा देखा कि कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है,
फट से आपने उसका एंटीडोट दें, एंटीडोट उसका ठीक नेगेटिव है, नेगेटिव दे दें, या फिर आप S1 उस जगह पे दे दें, या फिर उसकी जगह पर WE दे दें, WE दे सकते हैं, या फिर विनेगर दे दें, या फिर लेमन जूस पिला दें। तो इससे भी ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। तो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं सिस्टम को। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सेगमेंट्स किस तरीके बन रहे हैं। ये हमारे ECG मशीन है जो ये कार्डियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, और इमरजेंसी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होता है जिसे इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं, तो वहाँ पे ये होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी चीज़ें हम मैनेज होकर बताई जा रही हैं। बीटिंग क्या है, पल्स क्या है, और ब्लड प्रेशर क्या है मैनेज कैसे है, आर्टीरियल लेफ़्ट एंड राइट दोनों यहाँ पे मैनेज हो रहा है, और पल्स क्या है और मोमेंट्स क्या है कार्डियक मसल्स का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो रही हैं। इसी पे ये सारे इंटरवल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे भी देख सकते हैं किस तरीके से मैनेज हो, यहाँ पे बीपी हाई हो रही है और किस तरीके से ये वेव्स बन रही हैं, ART, ARR, HF और PA मोमेंट्स। और ये इस पोजीशन में हमें अपनी मेडिसिन देते हैं, तो ये टोटल नॉर्मल की तरफ जाती है, पूरी चीज़ मैनेज एक साथ होती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये लो कंडीशन की है, वहाँ हाई कंडीशन है, या लो कंडीशन है, यहाँ पे पूरे चार्ट्स को दिए गए हैं। ये जिस दिन आप लोगों के सेशन कंप्लीट हो जाएंगे ग्रुप में डाल दें, क्योंकि हर बार हम कुछ ना कुछ यहाँ अपडेट कर रहे हैं। पिछली बार जब संडे को लिया था, सैटरडे संडे, उस वक्त हमने ये सारी चीज़ें इसमें नहीं थी, आज नई इसमें डाली हैं। 72%, 98 BP, 20T, 126 और 72 मिडिल। यहाँ पे सेम चीज़ों को स्टडी कराया गया है। ये मॉनिटर सा जिस तरीके से मॉनिटरिंग की जाती है। पी वेव आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, यहाँ पे पी वेव जो है आर्टीरियल डिपोलराइजेशन के बारे में इंडिकेट करता है। QRS, क्यों ये क्या होता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल आर्टीरियल और वेंट्रिकल। टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन है और रिपोलराइजेशन है, दोबारा मैनेज करना। यू वेव अननोन, यू वेव का कोई कॉज नहीं पता चलता, ये देख सकते हैं आप। अब ECG रिकॉर्डिंग फर्स्ट, इसमें क्या कहते हैं, ECG इंटरप्रिटेशंस, ओवरव्यूज और रेट, रिदम, एक्सिस, P वेव, PRA इंटरवल्स, सेगमेंट्स, Q वेव्स, R वेव, QRS कॉम्प्लेक्स, ST सेगमेंट, T वेव, U वेव एंड Q इंटरवल। आर्टीरियल डिपोलराइजेशन, यहाँ पे फिर भी उसी चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से मैनेज करके दिखाया गया है। अंडरस्टैंडिंग ECG और वेव फ्रॉम, ये है पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, निगेटिव कॉम्प्लेक्स। पॉजिटिव में अप की तरफ जा रहा है, निगेटिव में लोअर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन है, और ये यहाँ पे डिपोलराइजेशन होता है, यहाँ पे रिपोलराइजेशन है, ये नॉर्मल कंडीशन में, और यहाँ पे एबनॉर्मल है, नेगेटिव वेव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे इफ ए वेव फ्रंट of depolarization travels towards the positive electrode, a positive going deflection will result if you waveform travel away from the positive electrode, a negative going deflection will be seen। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे depolarizations की कंडीशन में QRS complex, the ventricles, electrical conductions from the AV nodes to the bundle of his to bundle of branch and the to the Purkinje fiber पे, Purkinje fibers पे इस टाइप के बन रहे हैं। आर्टीरियल डिपोलराइजेशन वेक्टर्स फ्रॉम SA नोड्स, AV नोड्स, P वेव पे इफेक्ट कर रहे हैं, P वेव पे इफेक्ट करे। टाइम ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स
take two travels from the sinus node through AV node or entering the ventricles PR wave, P और R वेव के बीच में जो इंटरवल्स है ज्वाइंट्स S और ST सेगमेंट्स डिपोलराइजेशन वेंट्रिकल इट इज द आइसोइलेक्ट्रिकल्स डिपोलराइजेशन यहाँ क्या है वेंट्रिकल है और यहाँ पे रिपोलराइजेशन है इंटरवल a prolonged QT interval is a risk factor for ventricular tachyarrhythmias and sudden death। ये जो पोजीशन है और इस तरीके की लंबी लेंथ जाने पे सडनली डेथ के पोजीशन में शो करेगा। ओके, टी वेव के बाद स्लीप करती हुई जो लाइन दिख रही है डेथ की पोजीशन पे आ जाती है। 1 आवर, अभी हमने कहा कि जैसे कि टाइम के हिसाब से हम यूज़ करते हैं अपनी मेडिसिन को, तो यहाँ पर अगर 0 आवर्स के अंदर है प्रोनोस्ट टी वेव इनिशियल स्टेज एलिमेंट कॉन्वेक्स टाइप्स। इनिशियल स्टेज में हमारे C5 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 to 24 आवर 24 आफ्टर हम C5 का यूज़ करते हैं। डिप्रेस्ड आर वेव एंड प्रोनोस्ट टी वेव पैथोलॉजिकल क्यू वेव्स मे अपियर विद आवर्स और टेक ग्रेटर। 0 आवर्स के अंदर ये इस पोजीशन पे आएगी, 1 to 24 आवर्स के अंदर ये पोजीशन होगी, इंडिकेटिंग फुल थिकनेस मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्यू वेव्स पैथोलॉजिकल इफ ये इज अ वाइडर देन 40 ms or deeper per than a third of the head of the entire QRS complex। डेट 1 to 2 24 आवर्स के अबव हो गया। एक्सग्रेशन ऑफ टी वेव कंटिन्यूस फॉर 20 ईयर्स। देख सकते हैं टी वेव्स किस तरीके से मूवमेंट किया। डेज लेटर टी वेव एंड inwards as the ST evolution began to resolve। persistent ST evolution is a rare expect the presence of ventricular aneurysm। ये मोमेंट्स डेट लेटर अगर 2 दिन के बाद पोजीशन हम ECG करेंगे तो इस पोजीशन पे आएगी और वीक्स 1 वीक्स निकलने के बाद फिर पोजीशंस यहाँ से ये अप पे आ गई। ECG रिटर्न्स टू नॉर्मल, यहाँ पे फिर नॉर्मल हो गई। 1 वीक के बाद जब हमने ट्रीटमेंट दिया तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ गई। रिटर्न्स टू नॉर्मल टी वेव्स बट रिटेन्स प्रोनोस्ड क्यू वेव्स एंड ओल्ड इनफैक्ट मे विल लुक लाइक दिस। देख सकते हैं यहाँ पे टेकिकार्डिया में किस तरीके से पैथोलॉजिकल हार्ट रिदम, ब्रैडिकार्डिया, extracytole arterial fibrillation, auricular filters, ventricular filters। cardiology irregular heart rhythm types, tachycardia types, normal heart rhythms। आप इससे मैच कर सकते हैं। ये चार्ट्स आप क्लिनिक के अंदर भी निकाल करके जब हम PPT देंगे आप रख सकते हैं और लगा सकते हैं कहीं भी ग्लास के अंदर। ग्लास के अंदर आप लगा सकते हैं। ब्राइकार्डिया पोजीशन ये इधर नॉर्मल की आप देख सकते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस एक्स्ट्रा एस्टोल स्टेज, फिर आर्टीरियल फैब्रिलेशंस arterial fibrillations स्टेज अकॉर्डिंग, फिर auricular filters, फिर ventricular filters। अब यहाँ पे हम बायोइलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हमने आगे डिस्कस की थी उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। बायोइलेक्ट्रिसिटी इन बायोलॉजी developmental bioelectricity refers to the regulations of cells, tissues and organs, levels, patterning and behavior as the result of the endogenous electrically
mediated signaling. Cell and tissues of all types use ion fluxes to communicate electrically. These charges carrier in the bioelectricity is the ion charge atom. ये एटॉम जो चार्ज हो रही है, ये हमारे बॉडी का जो सेल होता है, सेल्स के पार्ट्स होते हैं। पहले जैसे आर्गन हुआ, आर्गन किससे बना? टिश्यूज से बना, मसल्स से बना। मसल्स किससे बनी? टिश्यूज से। टिश्यूज किससे बना? सेल से। सेल किससे बना? एटॉम से, मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना? एटॉम से। एटॉम किससे बना? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर फिर ये चीज़ आई, एंड फ्लैक्स एंड डिफरेंस इन रेजिस्टेंस। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ हुई? न्यूक्लियस के अंदर 3 फेजेस होते हैं, एक नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा पूरा जो डाइल्यूशन बेस्ड ट्रीटमेंट्स है, D1, डाइल्यूशन 1, डाइल्यूशन 2 एंड डाइल्यूशन 3, इसी के बेस पे है। जब हम डाइल्यूशन 1 यूज़ करते हैं या स्ट्रॉन्ग डोज यूज़ करते हैं, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली वर्क करता है, सेल्स के पॉजिट्रॉन वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करता है। जब बॉडी नेगेटिव की तरफ जा रही होती है तो हम पॉजिट्रॉन फ्लो करते हैं बॉडी के अंदर, पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज जब बॉडी के अंदर जाता है, डिफिशियंसी है पॉजिटिव की, तो ये पॉजिटिव जा करके सेल्स को पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस करता है न्यूक्लियस सिस्टम से, और न्यूक्लियस सिस्टम बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी से दें, अपनी रेड इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और जी नेगेटिव और वाई नेगेटिव, डब्ल्यू न्यूट्रल। न्यूट्रल हमारा न्यूक्लियस सिस्टम पे तीनों पे काम करता है। न्यूक्लियस बॉडी को मैनेज करता है। कभी जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होकर के मूव करते हैं, मूव होने से रोकता है, और पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से मिलने से रोकता है। अगर पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलना शुरू कर दे या इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, तो दोनों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन्स को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को अपने तरह अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी के जो सेल्स हैं एक दूसरे के साथ मर्ज होकर के ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके अंदर बैरियर का काम हो, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में एक पोल है जो एक बैलेंस बना के रखा हुआ है, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। बॉडी को न्यूट्रल फेस डेवलप करता है। तो इन दोनों केबल में सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, ना कि एक दूसरे से मिलकर डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो जब एक सिस्टम न्यूक्लियस का शुरू हुआ, फिर वहाँ पे न्यूट्रॉन्स का हुआ, फिर वहाँ पे मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए। मॉलिक्यूल्स के बाद जो है टिश्यूज़ सेल डेवलप हुए, सेल के बाद टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स, धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पर हमारा जो मैनेज होता है इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन ऐसी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ होती है, पॉजिट्रॉन वैल्यूज सेल्स के अगर बढ़ गए हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा बॉडी के सेल्स के अंदर बढ़ गई, किसी आर्गन के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो अपने वर्क से ज़्यादा काम करना शुरू कर दे। जैसे कि हार्मोनल सिक्रेशन, ये बॉडी जो हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट कर रहा है। हमें हार्मोन को नॉर्मल करना है, तो क्या करेंगे? नेगेटिव वाले चार्ज को हम उसके आगे अगेंस्ट यूज़ करेंगे, फोर्स के आगे उनको कम करने के लिए, उनको पुश बैक करने के लिए हम नेगेटिव को वैल्यूज़ को बढ़ाएंगे। यह दूसरा जो रास्ता हमारे पास, बीच में बैरियर का काम शुरू करें, और ये काम करती है डब्ल्यू। ये करता है डाइल्यूशन का मिडिल स्टेज जो है वो डाइल्यूशन 2 नंबर। और जब हम यूज़ करते हैं D5 को, तो D5 ये एक न्यूट्रल बेस मेडिसिन है जो डाइल्यूट होती है 1:47 से ज़्यादा डाइल्यूट है, और ये जा कर के इंट्रासेलुलर मैनेज करती है। कई बार लोगों को रिजल्ट्स नहीं आता, अगर नहीं आ रहा है तो उसको हम रिजल्ट्स के लिए डबल यूज़ कर सकते हैं। डबल यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी।
और उसे और डाइल्यूट कर देंगे। अगर किसी में कॉम्प्लिकेशंस राइज कर रही है, अगर उसे हम और डाइल्यूट कर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव हो जाएगी, सॉरी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो जैसे डाइल्यूट डाइल्यूट जैसे मतलब है कि किसी को आपने मेडिसिन बना के दी, जैसे यही हमने बताया, ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप 50 ml डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप आपने दिया, किसी को एग्रेवेशन आने लगा। एग्रेवेशन की कंडीशन में आप क्या करेंगे, 1 लीटर वाटर के अंदर 5 ml आप मिक्स कर देंगे, तो ये नेगेटिव वैल्यूज हो जाएगी उस ऑर्गन्स के लिए। तो वो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस को कम करना शुरू हुए। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो चार्ज थे, जो पॉजिटिव वर्क जो कर रहे थे, इसके जो पॉजिट्रॉन थे उसको हमने डाइल्यूट करने की वजह से वो इनएक्टिव हो गए। इसके इलेक्ट्रॉन्स, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्टिव हो गए। इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड्स होते हैं और ऑक्सीजन के 1। तो इस तरीके से इनके जो बॉन्ड्स है, इनके जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हैं, वो जाके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और मेडिसिन के साथ मर्ज होकर के बॉडी को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं और इसलिए हमारी जो ये पैथी है बिल्कुल एडवांस है और बिल्कुल सिस्टम है। अगर हम इसे कायदे से पढ़ के करें तो ये आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है और बहुत ज़्यादा लोग इससे, अभी जो कंडीशन है लोग तलाश कर रहे हैं कि कैंसर से बच जाए, डायबिटीज़ से बच जाए, तो एक तो अपनी हैबिट्स को बदलना पड़ेगा, दूसरे मेडिसिन को, मेडिसिन में वो मेडिसिन चाहिए जो बॉडी को बॉडी के सिस्टम को मैनेज करें। जैसे कि कार्डियक सिस्टम में लोग मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बीपी को कम करने की मेडिसिन देते हैं और कैल्शियम को ब्लॉक करने की मेडिसिन देते हैं और थिनर देते हैं, ब्लड्स को थीन करने के लिए। यहाँ पे हम थिनर का यूज़ नहीं करते, यहाँ को जो है मैनेज करते हैं। थिनर ब्लड खुद ब खुद अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस मेंटेन हो जाएगा तो बॉडी का जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाएगा। उसमें अगर फैट ज़्यादा बढ़ रहा है, फैट की वजह से ही वो तो कंसंट्रेट हो रहा है और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, एलडीएल जो वो फैट है, वो लिपिड प्रोटीन उसके अंदर जा रहा है, तो वो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वो वैल्यूज बढ़ रही है। तो हम जब S5 का यूज़ करते हैं तो लीवर का मेटाबॉलिक प्रोसेस सही ठीक होता है, तो इस कंडीशन में वो और बैलेंस होता है, बैलेंस होता है तो मूवमेंट सही हो जाता है। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ को ब्लॉक नहीं करते हैं, नेचुरल तरीके पे फंक्शन को मेंटेन करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे। और जनरेट व्हेन एवर द नेट आयन फ्लक्सर difference in the resistance potential across tissues comprise in ancient and highly conserved communicating and signaling system is the function belonging in series and parallel to biochemical factors, transcriptional network and other physical force to regulate the cell behavior and large scale patterning during embryogenesis, regeneration, cancer and many other process। तो इस तरीके से हम कैंसर के प्रोसेस को भी मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए हमारी मेडिसिन कैंसर क्योरेबल है, ईजिली क्योरेबल है। अगर टाइम रहते पेशेंट आ जाता। तो हम यहाँ से स्टॉप करते हैं बायोएलिटिक लेनी। इसमें और भी चीज़ें हैं, कल उसे एक्सप्लेन करेंगे और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि हमने देर में शुरू किया इसलिए देर में ख़त्म किया, सॉरी। और अपने ओपिनियन अगर कोई डाउट हो तो डाउट तो आप क्लियर कर सकते हैं। हेलो। जी हाँ, हेलो। हाँ, हेलो। जी जी यस हेलो। सर। जी बोलिए। सर एक